नमस्कार, मैं रोशन अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज संबंधी क्वेश्चन को जहां तक लाए हैं पिछले क्लास में उससे आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आइए सवाल देखा जाए। एक भिन्न यानी फ्रैक्शन के अंश में, अंश जिसको आप न्यूमरेटर कहते हैं, भिन्न यानी क्या, फ्रैक्शन के अंश में, अंश किसको बोलेंगे, न्यूमरेटर को। और क्वेश्चन कहता है में 15% की वृद्धि तथा हर किसको कहेंगे, तो डिनोमिनेटर को, में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए, मान लिया जाए आपका भिन्न है x/y। भिन्न यानी फ्रैक्शन भिन्न जो होता है अंश बटा हर के रूप में होता है, यानी अंश जिसको आप न्यूमरेटर कहते हैं और हर जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं, यही बराबर होता है किसके, भिन्न के, और जिसको आप फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न बराबर क्या, x/y आपने माना। अब आप जरा सा आगे बढ़िए, सवाल पर आते हैं। भिन्न आपका x/y है। अब सवाल का आदेश क्या है, सवाल का कहना क्या है, सवाल का कहना ये है कि अंश में, अंश ये है ना, अंश में 15% की वृद्धि की जाए। अंश में 15% बढ़ाना होना तो 115% कर देंगे। कल ही हम लोग इस बात पर जोर डाले थे। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और उसमें 15% ऐड करेंगे तो क्या वो 115% नहीं हो जाएगा, होगा। फिर y जो हर है, इसमें 8% की कमी करनी है। 8% घटाना हो तो सीधे 92% कर दीजिए। ये 8% घट गया क्योंकि y जो अपने आप में 100% था, 8% आप निकाल लिए तो 92% रह गया होगा, और जो ही आप 92% कर दिए तो 8% घट गया होगा। और ऐसा करने के बाद इसका मान क्या आता है, 15/16। हालांकि इसका हम और थोड़ा सा गणितीय प्रमाण भी दे सकते हैं। देखिए कैसे, आपका अंश क्या है, x, अंश को बढ़ाना कितना प्रतिशत है, तो 15%। x का 15% आपको जोड़ना है ना, जोड़िए, क्या आता है, 100x प्लस 15x, 115x/100। क्या वही चीज़ आपको मिला, 15% जोड़ेंगे तो 115% होगा जो हम लिखे। तो इतना गीत गाने का ज़रूरत नहीं है, इतना समय देंगे इसमें और फिर इतना भी समय इसमें, तब तो बहुत समय लग जाएगा इस छोटे सवाल में। आपको सीधा ये लिखना है, भिन्न है, अंश है, हर है, अंश को बढ़ा दिए, हर को घटा दिए, और ऐसा करने के बाद इतना होता है 15/16। ये क्वेश्चन बोला तो हम लिख दिए, ये तो क्वेश्चन का आदेश है। अब हल करना है तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 कैंसिल। x/y बराबर क्या, 15/16 है। जो यहाँ भाग में है उधर जाकर गुना होगा, और जो गुना में है भाग होगा, 115। हल कर लीजिए। तीन बटे 4 ये आपका आंसर। अगला सवाल है, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाए तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है, तो वह संख्या क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है चलने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं संख्या x है। क्वेश्चन बोला इस संख्या के 7/8 में से, संख्या के 7/8 में से घटाना है, क्या घटाना है, उस संख्या का 60%। तो उस संख्या का 60% ये हुआ। संख्या का 7/8 भाग में घटाना है क्या, संख्या का 60%। और जब घटाते हैं तो कुछ बचता है, घटाने पर क्या बचता है वो दिया हुआ है, वो जो बचता है वो है 55 का 3/5 भाग। यानी अब सीधा x के फॉर्म में x के लिए मान निकालना है, समीकरण हल करना है और कुछ नहीं है। 7x/8 माइनस, इसको 3/5 भी कह सकते हैं, 3x/5 बराबर क्या, ये कट जाएगा 11 बार में यानी 33।
अब आप एलसीएम लीजिएगा तो 40 और यहाँ 5 बार में 35x माइनस 8 बार में 8 या 24x बराबर क्या 33। अब हम लोग इसमें 35 में 24 घटाएंगे तो 11x बराबर क्या 33 गुना 40, इससे ही कट जाएगा 3 बार में x बराबर क्या 120। संख्या आपका क्या है 120, यही आपका आंसर है। x का जो मान है वही आंसर है। लेकिन कुछ बात जिसका चर्चा हमने पिछले क्लास में भी किया था कि कुछ बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे 1/2 50% है, 1/3 33.33% है, 1/4 25% है, 1/5 20% है। उसी तरह 1/6 भी आपको रटना होगा, 1/7 भी, 1/8 भी। तो जैसे 1/8 का मान ज़रूरत अभी इसका है, 1/8 का मान कितना 12.5%। हालांकि इसका एक चार्ट हम आपको लिखा देंगे, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है उस पर। ऐसे बहुत ज़्यादा रटने उठने का ज़रूरत नहीं, यूज़ लेते लेते याद हो जाना चाहिए। 1/8 का मान क्या 12.5%। जैसे आप निकाल भी सकते हैं, 1/8 को 100 से गुना कीजिए, देखिए क्या आता है। आप इसको काटिएगा 4 से 2 बार में, 4 से 25, 25/2 यानी 12.5%। तो 1/8 का मान अगर 12.5% है तो 7/8 का मान कितना होगा। 1/8 का मान 12.5 तो 7/8 का मान 7 गुना, तो 12.5 को 7 से गुना कर सकते हैं, 12 सते 84, और हाफ को 7 से गुना कीजिएगा तो 3.5 तो 87%। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है 7/8 नहीं 87.5% में घटाना है क्या 60%। तो आपको सीधा लिखना है 60 घटाएंगे कितना आएगा 27.5, 27.5% बराबर क्या 55 का 3/5 यानी क्या 27.5% बराबर 33। तो 100% बराबर क्या, ये 100% जो निकालिएगा वो डायरेक्ट 100% निकलेगा, ये संख्या निकलेगा। अगला सवाल, प्रवीण की आय प्रदीप की आय से 20% कम है। प्रवीण का संबंध प्रदीप से। आगे क्वेश्चन कहता है और प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है, यानी प्रदीप रिलेटेड है पंकज से। अब क्वेश्चन कहता है यदि पंकज की आय इतना है 180 तो प्रवीण की आय क्या है। अभी बहुत आसान सवाल ले रहे हैं, धीरे धीरे आपके लेवल को हम एसएससी के लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा क्रमशः चलना है। कुछ आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन कहता है प्रवीण की आय प्रदीप की आय से 20% कम है। तो प्रदीप की आय अगर पता हो तो उससे 20% कम प्रवीण की आय। लेकिन क्वेश्चन कहता है प्रदीप की आय भी हमको नहीं पता है। प्रदीप की आय पंकज की आय से 10% कम है, यानी प्रदीप कम है किससे पंकज से। और पंकज की आय हमारे पास दिया हुआ कितना 180, यानी पंकज 180 है और क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप पंकज से 10% कम है। प्रदीप पंकज से 10% कम है, मतलब पंकज के 90% के बराबर है ना। 10% कम का मतलब ही होता है 90% होना, 10% अधिक का मतलब होता है 110% होना। इससे 10% कम ये है तो प्रदीप कितना होगा इसका 90%। ये प्रदीप की आय ये होनी चाहिए। और क्वेश्चन कहता है जो प्रदीप की आय है उससे 20% कम कौन है प्रवीण। प्रदीप से 20% कम कौन है प्रवीण। तो हम लोग क्या लिखेंगे 180 का 90%, ये किसका आय है ये प्रदीप का, और इससे भी 20% कम है यानी कितना है 80%, ये प्रवीण की आय। इसी को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर। यही आंसर है आपका। एक बार और आप इस ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए प्रवीण, प्रदीप और पंकज। पंकज अगर 100 है तो प्रदीप को 90 होना होगा, और ये 90 है तो 90 का 80% आप 72 निकालिएगा। तो आप लिख सकते हैं 100% का मान कितना 180,
तो 72% का मान कितना, 180/100 गुने 72 बराबर 129। आप ये भी कर सकते हो। अगला सवाल आपका सवाल है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% कितना 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से फेल हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कुल पूर्णांक क्या था। कुल पूर्णांक अगर सीधा सीधा बनाना शुरू करें, हम लोग x मान लें, तो कुल पूर्णांक अगर x है तो उस विद्यार्थी को लाना कितना ज़रूरी था, 40x/100। अगर ये कुल पूर्णांक है तो इतना ज़रूरी है क्वेश्चन के हिसाब से। और विद्यार्थी लाया कितना, 178। क्या 178 अंक लाकर ये विद्यार्थी पास हो गया है क्या, नहीं, ये पास मार्क्स है, लेकिन ये पास मार्क्स नहीं है क्योंकि इतना लाकर वो फेल हो गया। कितने अंकों से, 22 अंकों से। अगर 22 अंक इसको और दे दिया जाए तो क्या ये पास हो जाएगा ना, पास हो जाएगा। ये भी पास मार्क्स और ये भी पास मार्क्स, दोनों बराबर होगा ना। आप x का मान निकाल लीजिए। x बराबर क्या, 200 गुना 100 बटे क्या 40। x बराबर क्या 500। इसी में x मानने का ज़रूरत कहाँ है, x नहीं मानना है, 100% से काम चलाना है। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं 100% पर पकड़ बनाना है। अब देखिए, एक स्टूडेंट को लाना कितना ज़रूरी है, 178 + 22 यानी 200। उस विद्यार्थी को लाना कितना ज़रूरी है, 200, और लाना कितना ज़रूरी है, 40%। 40% लाएगा तो ही पास होगा और 200 अंक लाएगा तो ही पास होगा। तो 40% का मान कितना, 200, 100%। 100% क्या निकलेगा, कुल। किसी का भी 100% निकालिएगा तो कुल निकलेगा। आपका आंसर आपके सामने, निकाल लीजिए। 200/40 गुने 100, 5 बार में यानी 500। आपका कुल पूर्णांक क्या था, 500। सवाल अगला वही है, पिछले सवाल से थोड़ा बहुत अलग कह सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए चाहिए क्या, 40%, यानी 40% लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। उस एग्ज़ाम में अगर हम ही बैठे हुए हैं तो हमको 40% चाहिए, लेकिन हमने लाया क्या, तो क्वेश्चन कहता है हमने लाया 30%। लाना क्या था, 40%, लाए क्या, 30%। क्या हम सफल नज़र आ रहे हैं क्या, नहीं, हम फेल नज़र आ रहे हैं। कितने प्रतिशत से, 10% से। 10% से फेल नज़र आ रहे हैं। और फेल कितने अंक से, ये दिया हुआ है, हम 12 अंक से। ये फेल है नहीं, ये भी इतने अंक से, इतने प्रतिशत से फेल है और इतने अंक से फेल है। तो फेल होने का मार्क्स ये भी और ये भी। तो 10% का मान क्या, 12। 100% का मान क्या, अंक डिजिट इसका इतना अच्छा है कि पेन भी नहीं लगाएंगे तो शायद आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100% मानना सीखिए, 100% करना सीखिए। x से थोड़ा सा बचना है। x जैसे मानेंगे समीकरण आएगा, फिर समीकरण हल करना होगा। आइए अगला सवाल उसी सवाल से मिलता जुलता जो अभी आप देखे हैं, लेकिन उससे बेहतर सवाल कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आइए इसको भी कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे हम, लेकिन जो मूल तरीका है उसको पहले देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, 108 अंकों से फेल हुआ। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था। तो कहता है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। आइए, माना पूर्णांक जो है वो x है। इस एग्ज़ाम में कुल कितने अंकों का एग्ज़ाम हो रहा है, कुल कितने मार्क्स का परीक्षा हो रहा है, वो x है। तो पहले विद्यार्थी को प्राप्त
अंक। कितना? x का 30%। इस बात में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जितना भी अंक है उसका 30% ये लाया, लेकिन आप ये भी जान रहे हैं इतना लाया लेकिन ये पास हुआ नहीं। पास होने के लिए इसको कितना अंक चाहिए? 108 अंक और चाहिए, क्यों कितने अंक से फेल हुआ है? 108। तो आप उत्तीर्णांक लिखिएगा क्या? उत्तीर्णांक इतना होना चाहिए 30x/100 प्लस 108। जितने अंक से वो फेल हो रहा है उतना अंक और दे देंगे तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा? हाँ, पास हो गया ये। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? उत्तीर्णांक। अब हम लिखेंगे दूसरे विद्यार्थी को प्राप्त अंक कितना? x का 52%। दूसरा विद्यार्थी कितना प्रतिशत लाता है? साफ साफ दिया हुआ है। दूसरा विद्यार्थी कितना लाया? 52%। और ये 52% लाकर उत्तीर्णांक से 52 अंक अधिक लाया, ये 24 अंक अधिक लाया, क्वेश्चन कह रहा है। तो उत्तीर्णांक अभी क्या होगा? तो इसके अनुसार उत्तीर्णांक ये होगा 52x/100 और -24। ये 24 अंक अधिक लाया था ना, तो 24 अंक निकाल लेंगे तो इसका भी उत्तीर्णांक हो जाएगा। तो ये भी उत्तीर्णांक और ये भी उत्तीर्णांक, दोनों तो उत्तीर्णांक है, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो दोनों को हम लोग बराबर लिख लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 52x/100 प्लस माइनस क्या? 24। 30x/100 प्लस क्या? 108। ये इधर आके घट जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख दें 22x/100। समझने में दिक्कत आई? इसको ऐसा लिखेंगे 52x/100 माइनस 30x/100 बराबर 108 प्लस क्या? 24। इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 152x माइनस 30x घट के क्या हो जाएगा? 22x बराबर क्या? 132। अब 22 से इसको क्या बार में काटिएगा? 6 बार में। x बराबर क्या? 600। तो अभी आप क्या निकाले? कुल पूर्णांक। आंसर पर आप अभी भी नहीं पहुंचे हैं, आंसर से अभी भी बहुत दूर हैं। आपका निकला कुल पूर्णांक, तो आप या तो यहाँ मान रख लीजिए या तो यहाँ मान रख लीजिए, तो आपको उत्तीर्णांक निकल जाएगा। तो आप यही मान रखिए। तो आपका उत्तीर्णांक कितना होगा? तो आपका उत्तीर्णांक इतना होगा क्या? 30 गुना 600/100 प्लस क्या? 108। ये कट जाएगा तो 180 प्लस 108 यानी क्या? 288। आपका कुल पूर्णांक क्या? 288। अब आपको प्रतिशत चाहिए, अभी भी आप आंसर पर नहीं आए हैं। पूछता कि न्यूनतम अंक कितना है तो आंसर 288 होता। न्यूनतम अंक नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम अंक का प्रतिशत पूछ रहा है। यानी 288 आपको लाना पड़ेगा। कुल पूर्णांक कितना है? 600 गुना 100। ये आपका प्रतिशत हुआ जो आपको चाहिए। 288 लाना ज़रूरी है ना? हाँ ज़रूरी है। कितना में? 600 में। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? गुना 100। तो आप इसी का मान निकालिएगा तो ये आएगा क्या? 48%। ये आपका आंसर है। मूल तरीका यही है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है चल दिए हम लोग, लेकिन इतना समय देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब कुछ जानना है आपको। जितना जानिएगा उतना पकड़ मजबूत होगा, क्योंकि अगला जो छोटा तरीका होगा वो अलग से कुछ रखने दे देंगे और छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी को तोड़कर कुछ छोटा करेंगे। इसलिए जानिए, ये नहीं जानिएगा तो शायद छोटा करना आपके लिए मुश्किल होगा। आइए ज़रा सा देखते हैं। देखिए, एक दोनों विद्यार्थियों में अंतर कितने प्रतिशत का है? एक विद्यार्थी 52% लाता है, एक विद्यार्थी 30%। तो दोनों में डिफरेंस कितने का? 22% का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों के अंकों में अंतर कितने का? तो अंकों में अंतर 132 का होगा। अब कहिए 132 का कैसे होगा? एक विद्यार्थी 108 अंक पीछे है,
108 अंक लाएगा तो पास करेगा, और 24 लाएगा तब दूसरे के पास जाएगा। नहीं, एक विद्यार्थी को जहाँ तक पहुँचना था वहाँ से 108 अंक पीछे है और दूसरा विद्यार्थी यहाँ से 24 अंक आगे है, तो पहला विद्यार्थी 108 लाएगा तो उत्तीर्णांक पर जाएगा, और 24 लाएगा तब इसके पास जाएगा। मतलब दोनों के अंकों का अंतर कितना, 108 और 24, यानी दोनों के अंकों का अंतर 132। अब आप देखिए, दोनों में अंकों का अंतर 132 का और अंकों का अंतर कितना, 22%। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि अगर 132 जो है वो 22% है तो 108 कितना प्रतिशत है। अब कहिए 108 से काहे चले, आप 108 से नहीं चलिए, आप 24 से ही चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 132 कितने प्रतिशत के बराबर है, 22% के बराबर है, तो 108 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 22/132 गुना 108, 18%। अब देखिए आंसर आपका आ गया। 108 को हमने प्रतिशत में बदल दिया। पहला विद्यार्थी जो कि लाया था कितना, 30%, और फेल कितने से हुआ था, 108 अंक से। 108 को क्या कहेंगे आप, 18, यानी 30% लाया और 18% और लाना था, तो कितना लाना जरूरी था, 48%। यही आपका आंसर है। आप 108 के बजाय 24 से भी चल सकते हैं। कैसे, आप वो भी लिख लीजिए। 132 जो है वो 22% के बराबर है, तो तय हो गया। तो 24 कितने परसेंट के बराबर है, देखिए 22/132 गुना 24, 6 और 4। अब देखिए दूसरा विद्यार्थी जो 52% मार्क्स लाया और अधिक कितना लाया, 24 कितने परसेंट के बराबर, 4% के बराबर। तो 52% में 4% निकाल देंगे तो क्या उत्तीर्णांक नहीं होगा क्या, तो यहाँ से भी 48 और यहाँ से भी 48, कहीं से चलिए 48। देख लीजिए हम लोग वहाँ क्या काम किए थे और यहाँ का क्या काम किए, तो इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, आपका सवाल समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। थोड़ा अलग सवाल है जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, एक मकान का उसके मूल्य के 2/3 पर 7.5 रुपया प्रति 1000 की दर से बीमा किया जाता है। इस लाइन का मतलब समझिए, मतलब 7.5 रुपया देते हैं ना, तो बीमा कितने का होता है, 1000 का। यानी 1000 रुपये का बीमा कराने के लिए कितना पैसा हमको जमा करना पड़ेगा, कितना रुपया जमा करना पड़ेगा, 7.5 रुपया। और इस 2/3 का मतलब क्या हुआ, तो 2/3 का मतलब हुआ कि बीमा जो हुआ है मकान के मूल्य के 100% का नहीं हुआ है, और बीमा कभी 100% का होता भी नहीं। जैसे अभी आप एक मोटरसाइकिल लीजिए 1 लाख रुपये का, और 1 घंटे के बाद अगर वो चोरी हो जाए तो आपको 1 लाख मिलेगा क्या, नहीं। कंपनी आपको 99,000 देगी, 98,000 देगी, 97,000 देगी, 1 लाख नहीं मिलेगा। कहने का मतलब बीमा कुछ कम का ही होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बीमा जो हुआ है मकान के मूल्य का नहीं हुआ है, बीमा मूल्य के 2/3 भाग का हुआ है, तो वही 2/3 भाग है ये। और बीमा का दर क्या है, 7.5 रुपया प्रति 1000, मतलब 7.5 रुपया देते हैं तो 1000 के लिए हम लोग इंश्योर्ड हो जाते हैं, मतलब 7.5 रुपया में 1000 रुपया कवर हो रहा है। अब क्वेश्चन कहता है बीमा किया जाता है और हमारा प्रीमियम यानी हर साल हम क्या भुगतान करते हैं, तो हर साल हम 3000 देते हैं। 7.5 रुपया तो दर है, लेकिन हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 3000। तो हम कितने का बीमा कराए होंगे ये पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है तो मकान के मूल्य का 8% क्या होगा। क्वेश्चन मोटा मोटी आप समझ रहे हैं। आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बीमा का दर क्या है, 7.5 रुपया प्रति 1000 का मतलब 7.5 रुपया आप जमा कीजिएगा ना, तो बीमा कितने का होगा, आप कितने के लिए इंश्योर्ड हो जाएंगे, तो 1000 रुपया के लिए। 7.5 रुपया जमा करके आप 1000 के लिए इंश्योर्ड हो रहे हैं, तो आप जमा तो आप 3000 कर रहे हैं ना, बीमा प्रीमियम कितने का है, 3000। तो 3000 जमा कर रहे हैं तो आप कितने के लिए इंश्योर्ड हो रहे हैं, तो देखिए 1000 बटे 7.5 गुना क्या 3000, नहीं दशमलव हटा लीजिए, और 3 4 3 से, यानी क्या 4 और उस पर 0 है 5, यानी 4 लाख।
कितने का बीमा हो रहा है? 4 लाख का। तो आप कहिएगा कि मकान 4 लाख का है? नहीं, क्योंकि बीमा 100% का नहीं हुआ है। बीमा कितने भाग का हुआ है? 2/3 भाग का। यानी मकान के मूल्य का 2/3 किसके बराबर है? 4 लाख के बराबर है। तो मकान के मूल्य का 2/3 किसके बराबर है? 4 लाख के बराबर है। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 लाख आएगा। यानी मकान का मूल्य कितने का? 6 लाख का। अब क्वेश्चन कहता है मकान के मूल्य का 8% क्या है? तो मूल्य निकल गया, तो 8% निकालने में क्या दिक्कत है? 6 लाख का 8% निकाल लीजिए आप। 2 0 2 0, यही आंसर है। दिक्कत आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला बात, 7.5 रुपया प्रति हज़ार यही है बीमा का दर। मतलब 7.5 रुपया आप अपने पॉकेट से दे देते हैं ना, तो इंश्योर्ड कितने के लिए होते हैं? 1000 के लिए। क्या अपने पॉकेट से 7.5 रुपया दे रहे हैं? अरे आप 7.5 रुपया प्रति किलो कुछ सामान बिक रहा है, तो 7.5 रुपया दीजिएगा तो ना 1 किलो मिलेगा। आप 3000 दीजिएगा तो भी एक किलो मिलेगा क्या? नहीं, ये सिर्फ दर है। और आप पेमेंट, आपका प्रीमियम कितना है? 3000। तो 7.5 रुपया जमा करके कितना के लिए इंश्योर्ड होते हैं? 1000 के लिए। 3000 रुपया जमा करके कितना के लिए इंश्योर्ड होंगे? तो 4 लाख। ये 4 लाख इंश्योर्ड हो रहा है। और इंश्योर्ड कितना का हो रहा है? मकान के 2/3 का। 100% का बीमा नहीं होता कभी। तो 2/3 भाग का मान कितना? 4 लाख। तो 1 भाग का मान कितना? 6 लाख। तो उस मकान का मूल्य कितना? 6 लाख। अब क्वेश्चन कहता है उसका 8% निकालिए। 8% निकालिए तो 8 निकालेंगे, 16 बोलेगा तो 16 निकालेंगे। जितना बोला निकाल दिए, तो उसका 8% कितना? तो ये आपका आंसर। हालांकि मैं अभी क्वेश्चन को बहुत नीचे स्टैंडर्ड से ले जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप वीडियो क्रमशः देखिए, क्योंकि क्रमशः देखिएगा तो ही आने वाला जो मुश्किल क्वेश्चन होगा वहाँ बनाना आसान होगा। उस क्वेश्चन में पीछे जो हम बता रहे हैं उसका यूज़ लेंगे हम, उस समय वो क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो क्रमशः देखें, पढ़ें, और जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में भेजें ज़रूर। नहीं सिर्फ समझ गए ये अच्छा, जो नहीं समझे वो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमको तब तो पता चलेगा कि हमको और क्या देना है। धन्यवाद।